आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो सेल है। जैसे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हम बात करें कि उसकी बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल होती है। अगर हमें कोई भी पॉलीमर की भी स्टडी करनी अगर है तो हम मोनोमेरिक यूनिट की स्टडी करते हैं। वैसे ही हमें अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो वी हैव टू स्टडी फर्स्ट अबाउट दिस सेल। तो सेल की अगर हम बात करें तो सेल है क्या, भले वो कोई सा भी एग्ज़ाम है, भले वो आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट, ये बेस ही है। भले वो हम बात करें साइंस का, बायो के अंदर जो सेल है वो बेस है। वैसे ही अगर हमें फिजिक्स पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है तो वी हैव टू गो थ्रू अबाउट द एटम। तो वैसे ही हम जब बायो साइंस के अंदर जो बायो है उसके अंदर जो हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है सेल। सेल है क्या, पहली बात क्यों हमें पढ़ना है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर अगर हमें कोई डिफरेंस देखना है तो वो सबसे बड़ा किसका है, सेल का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट रहती है वो सेल है। सेल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट रहेगी। और इसी को ही हम क्या कह देते हैं, इट इज द बेसिक यूनिट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करें तो वो सेल से बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हो सकता है या उसके अंदर एक सेल से ज़्यादा ही सेल होने की ज़रूरत है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मिनिमम एक सेल भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ number of cells, on the basis of number of cells there are two types of organisms। यानी कितने सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। हर एक ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर किसी के अंदर मिनिमम एक सेल होगा ही होगा। अगर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है देन इट इज सेड टू बी यूनिसेल्युलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। अगर कोई जीव है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है देन द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी यूनिसेलुलर। अगर ऑर्गेनिज्म एक सेल से ज़्यादा सेल से बना हुआ है देन द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। बायो के अंदर कभी भी बायसेलुलर टर्म यूज़ नहीं की गई है, या तो यूनिसेलुलर यूज़ की गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, या मल्टीसेलुलर यूज़ की गई है विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। मोर देन वन सेल से अगर कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन है देन दी ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी मल्टीसेलुलर। अगर हम बात करें कि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से बनाए हुए हैं, तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर इन नेचर, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। और वहीं अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो इसके अंदर एनिमल्स या एनिमल सेल आ जाते हैं, एनिमल्स हो गए, और वहीं प्लांट्स हो गए, या इनके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इसके अंदर भी यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो ईस्ट एक ऐसी फंगस है विच इज ओनली मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ईस्ट इज द ओनली फंगस विच इज यूनिसेलुलर इन नेचर। चलिए ये तो हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर के कैसे फॉर्मेशन होगी, ये क्या प्रोसीजर रहता है कि एक यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर का फॉर्मेशन होना, क्यों हम पढ़ रहे हैं, कैसे एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बन गया। तो सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एक पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बन गया है। कुछ इसमें टर्म्स आती है, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम, किस तरीके से फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर एक सीरीज है, सीरीज की भी अगर हम बात करें तो सीरीज के अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा, टिश्यू।
सेल डिवाइड हो के एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसे क्या हम कहते हैं, टिश्यू। और अ ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स एन ऑर्गन एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम, a group of organ system makes an organism। यानी एक जो जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है, सेल से ऐसा क्या होता है कि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बन गया। तो इसी के बीच में सेल से टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक स्पेसिफिक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें कि सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, सेल की डेफिनेशन, जैसे हमने बात करी कि सेल की डेफिनेशन क्या है, क्या कहा जाता है इसको, ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो इससे पहले थोड़ी बहुत डिस्कवरी अगर हम देखें कि फर्स्ट सेल, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट सेल कौन सा था जो डिस्कवर्ड किया गया था, फर्स्ट सेल टू बी डिस्कवर्ड। अब यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया लिविंग सेल है या नॉन लिविंग सेल है। अगर फर्स्ट सेल टू बी डिस्कवर्ड आ जाए तो किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर फर्स्ट सेल को डिस्कवर्ड किया था, लेकिन वो कैसा सेल था, वो सेल था डेड सेल था। और ये कहाँ से लिया गया था, इट वॉज अ कॉर्क सेल। प्लांट का पार्ट होता है कॉर्क कैम्बियम पार्ट होते हैं, तो कॉर्क का सेल लिया था जो अपने आप में एक डेड सेल था। फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट लिविंग सेल टू बी डिस्कवर्ड, मेंशन किया गया हो कि अगर फर्स्ट लिविंग सेल की अगर हम बात करें, फर्स्ट लिविंग सेल टू बी डिस्कवर्ड, तो नाम किसका आएगा, जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम आएगा एंटोनी वैन लीवेनहॉक। एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने 1674 के अंदर क्या डिस्कवर किया था, फर्स्ट लिविंग सेल। और ये कौन सा सेल था, बैक्टीरियल सेल था। गंदे पानी में से निकाला था, कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर से बैक्टीरियल सेल को निकाला था, और ये अपने आप में फर्स्ट लिविंग सेल था। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट सेल टू बी डिस्कवर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट फर्स्ट लिविंग सेल टू बी डिस्कवर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीवेनहॉक इन 1674। अब यहीं पर अगर हम देखें, एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं या ऑर्गेनल पाया जाता है सेल के अंदर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने जब डिस्कवर किया था, और कब किया था, ऑलमोस्ट 1831 के अंदर। 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पर कंफ्यूजन वाला है कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल या फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था जो कि डेड था, कॉर्क सेल था ये। और वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट लिविंग सेल आता है तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक आता है, और न्यूक्लियस अगर डिस्कवरी पूछी जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ आ जाते हैं कि लार्जेस्ट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, ये भी कुछ फैक्ट्स हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें स्मॉलेस्ट सेल, एक आती है टर्म स्मॉलेस्ट सेल, एक आता है लार्जेस्ट सेल, और एक आता है लॉन्गेस्ट सेल। तीनों में डिफरेंस है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो नाम आता है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट की बात आती है तो ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल वॉज दी माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है। लॉन्गेस्ट सेल, लंबाई में जो लंबा है उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इज दी लॉन्गेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो न्यूरॉन आ जाता है। तो ये तीनों ही क्या है, फैक्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें कि सेल से जब हमने बात की थी कि भाई सेल है क्या, बेसिक यूनिट है, उससे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन क्या, हर टाइप का
जो सेल है वो हर टाइप एक ही जैसा ही होता है, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिफरेंस आया था कि किस तरीके का सेल है, क्या सेल अच्छे से डेवलप्ड है या हम कहें अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, क्या प्रिमिटिव टाइप का सेल है या हम कहें अच्छे से वेल डेवलप्ड सेल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस या ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस हम भी कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल, अब जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मिल रहा है उसको हम और क्या बोल देते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स बोल देते हैं। ये दो टाइप के सेल हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक रहता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कह लो या उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम, यूकैरियोट्स। अब यहां पर बात करें प्रो का मतलब क्या होता है। भाई ये जो दो ऑर्गेनिजम्स है या सेल बताए गए हैं ये किस बेसिस पर किया गया, हर किसी का एक नाम जो होता है किसी बेसिस पर होता है। तो यहाँ पर जो बेसिस है वो न्यूक्लियस के डेवलपमेंट पर बेस्ड है। तो प्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब अंडर डेवलप्ड, पुराना। प्रिमिटिव मतलब वेल डेवलप्ड ना होना, अंडर डेवलप्ड जो पूर्ण रूप से विकसित ना हो। और इसी के अलावा अगर हम बात करें जो कैरियो वर्ड है, कैरियो जो वर्ड है वो न्यूक्लियस के लिए लिया गया है। तो ऐसा सेल जिसके अंदर प्रिमिटिव या अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे और ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहेंगे। वही अगर हम बात करें यहाँ पर जो यू लिखा है, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब है न्यू। यू का मतलब क्या है, न्यू। और न्यू की अगर हम बात करें या वेल डेवलप्ड आप इसको कह सकते हैं, और वेल डेवलप्ड जो एडवांस चीज़ होगी वो हमेशा वेल डेवलप्ड होगी एज कंपेयर टू दी प्रिमिटिव वन। और वही कैरियो वर्ड जो आ रहा है वो डेफिनेटली किसके लिए होगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होंगे या ऐसे यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसके अंदर न्यू या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया इनका कि किस बेसिस पर इनका नाम रखा गया, वाई दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल, बिकॉज दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के अलावा भी और भी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं मैटर कर रही हैं कि एक जो सेल है वो दूसरे सेल से कैसे डिफर कर रहा है। वो जो डिफरेंस है वो और क्या क्या रहेंगे यहाँ पर, एक तो हो गया वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का ना होना, यानी अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा इनके अंदर। एक इनके अंदर अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर अच्छे से वेल डिफाइंड कह लो और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। ये एक फर्स्ट डिफरेंस आ गया। पहले हमने देखा था कि इसका नाम क्यों पड़ा है प्रोकैरियोट यूकैरियोट, अब इसके हम मेन डिफरेंसेस देख रहे हैं। अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, इसके अलावा यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जो भी मिलने वाले पार्ट्स हैं उसके, सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। इसके अलावा की अगर हम बात करें और कौन से डिफरेंसेस होंगे, तो सेल ऑर्गेनल्स का डिफरेंस हो गया, न्यूक्लियस का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पर प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा, यानी कंपार्टमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। कोई भी चीज़ है वो क्या होगी, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी, यानी ऑल मैटर्स या ऑल मटेरियल ऑफ सेल आर इन स्कैटर्ड फॉर्म, बिखरा हुआ होगा सब कुछ, कहीं भी कोई प्रॉपर उसकी लोकेशन नहीं होगी, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, देयर इज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन। देयर इज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन और
प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन देखने को यहाँ पर हमें मिलेगी। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मटेरियल ऐसे ही कहीं नहीं बिखरा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और डिफरेंस आ जाता है कि जो न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस, जब प्रोकैरियोट के अंदर हमने बात की कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी, या न्यूक्लियस जैसे जहाँ पर न्यूक्लियस मिलता है वो रीजन हमें देखने को मिलेगी। तो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर जब हमें देखने को मिलेगी, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी, और उस न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर, या हम कहें जहाँ पर रीजन जहाँ पर न्यूक्लियस मिलता है। और यहाँ पर हमने देखा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए और आरएनए, genetic material present in the cytoplasm, साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को हमें मिलेगा। अब यहीं पे अगर हम करें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी वो हमें प्रॉपर दिखेगी, और वो भी कैसी होगी, डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और क्या कह देते हैं हम, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल या फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हमें देखने को मिलेगा अच्छे से। और थर्ड जो देखने को हमें मिलेगा वो क्या है, न्यूक्लियोलस। ये सब तीनों के तीनों चीजें जो है वो न्यूक्लियोइड के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि इट इज नॉट अ प्रॉपर और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ये है क्या, इट इज अ न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूक्लियोइड। और इसी के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट इज आरएनए और डीएनए, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ये डिफरेंसेस इनके अंदर देखने को मिलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर एक पोजीशन के अंदर, एक लोकेशन के अंदर पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा एक और डिफरेंस आ जाता है राइबोसोम का। इसके अंदर राइबोसोम, दोनों के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर दोनों के अंदर देखने को मिलती है, वो क्या है, राइबोसोम्स। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है, राइबोसोम स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल है, यहाँ पर जो राइबोसोम देखने को मिलते हैं वो कैसे हैं, 70S राइबोसोम्स। और वहीं अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो राइबोसोम्स मिलते हैं यूकैरियोट्स के अंदर वो मिलते हैं 80S राइबोसोम्स। S क्या है, सिवरबर्ग यूनिट है, S स्टैंड्स फॉर सिवरबर्ग। तो 70S का मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी दो सब यूनिट है। एक तो इसके अंदर सब यूनिट रहती है 50S और एक रहती है 30S। 50 + 30 अगर हम करते हैं तो 80S आता है, लेकिन इसको हम बोलते क्या है, 70S, क्योंकि जो 30S है उसके ऊपर जो 50S है इस तरीके से ओवरलैप्ड है कि इसका जो 10S है वो पोर्शन हमें दिखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें 70S पोर्शन दिखता है। ऑल्दो ये है क्या, 80S बनता है, लेकिन इसका जो 10S पोर्शन हमें दिखता नहीं है, जितना हमें दिखता है 70S पोर्शन दिखता है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो 80S है, 80S बना होता है सब यूनिट 60S + 40S। 60 + 40 कितना होता है, 100S। लेकिन वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, जो 40S है उसके ऊपर 60S इस तरीके से ओवरलैप्ड है कि 20S यूनिट हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये क्या है, इनकी सब यूनिट 60 और 40 है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएंगे, 80S। तो राइबोसोम का डिफरेंस आ जाता है कि प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम्स मिलते हैं और वहीं जो यूकैरियोट है उसके अंदर 80S राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। अब इनकी बात करें एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा ही ऐसा है जो किसके अंदर आ जाता है, प्रोकैरियोट सेल के अंदर या प्रोकैरियोटिक के अंदर। और मोनेरा किंगडम के अंदर भी क्या आ जाते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक की जब भी हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें रिमेनिंग जो भी हमारे किंगडम रहेंगे, भली वो प्रोटिस्टा है, भली वो फंजाई है, एनिमेलिया है, प्लांटे हैं, वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। प्लांटे हो गया, एनिमेलिया हो गया, ये सब।
एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और जो फंजाई हैं, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर दी किंगडम्स विच कम्स अंडर यूकैरियोट्स। ये हमारा होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का डिफरेंस। नेक्स्ट एक थ्योरी दी गई थी कि एक सेल ऐसा क्या करता है कि उसकी वजह से एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसा सेल के अंदर क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम क्या था, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी गई थी। अब जो सेल थ्योरी थी, ये सेल थ्योरी 1838 के अंदर दी गई थी। किसने दी थी? शेल्डन एंड श्वान ने। शेल्डन एंड श्वान ने ये सेल थ्योरी दी थी। शेल्डन एंड श्वान ने क्या कहा था कि जो सेल है वो क्या है, सेल इज द बेसिक। इसने बोला था कि जो सेल है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी वो किसके अकॉर्डिंग दी गई थी, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग दी गई थी। दूसरा इन्होंने क्या कहा था, वही डेफिनेशन, दैट इज सेल इज द फंक्शनल, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम क्या कह सकते हैं, लाइफ। तो ये किसके अकॉर्डिंग थी, सेल थ्योरी के। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा था सेल थ्योरी ने। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये सेल हैं, नए सेल, या हम कहें एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो जो पुराने वाले सेल्स हैं, नए जो सेल्स हैं, वो पुराने वाले सेल में सेल डिवीजन होने से बनते हैं। ये किसने कहा है, सेल थ्योरी ने। न्यू सेल्स generates from the pre-existing, पहले से ही पाए जाने वाले pre-existing cells which undergoes cell division। यानी जो नए सेल हैं वो पुराने वाले प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। और जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनके अंदर ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा फिनोमिना या प्रोसेस है जिसकी वजह से नए सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो सेल डिवीजन उनके अंदर देखने को मिलता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन क्या है, एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल साइकिल का पार्ट है। अब हमने देख लिया सेल का क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल कौन से डिस्कवरी कैसे कैसे सेल की हुई थी, किसने की